नमस्कार, जय हिंद। आज का दिन भारत के लिए खास है और न्यूज हेडक्वार्टर में भी हम उस खास खबर की सबसे बड़ी पड़ताल और विस्तार से ये खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। हर खबर 1 मिनट के भीतर होगी और अगले 1 घंटे तक ये खबरें हम आपके सामने रखते रहेंगे। और नमस्कार, बहुत स्वागत है और साथ ही जय हिंद आप सभी को। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 140 करोड़ भारतवासियों का शीश गर्व से ऊंचा है। देश में दिवाली जैसा माहौल है और दुश्मन भयंकर खौफ में है। और देखिए, इसी खौफ की वजह से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। देखिए, भारत जो कहता है वो करता है और कर दिखा दिया। पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा था और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंक को उखाड़ फेंका है। आतंक का किला पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। आतंक पर भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, भारत युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखता है, लेकिन जो छेड़ता है उसे भारत छोड़ता भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान पर यह तीसरा भारत का सर्जिकल स्ट्राइक है। ऑपरेशन सिंदूर बदला है उस सिंदूर का जिसे कायरो ने पोंछा था। ऑपरेशन सिंदूर प्रमाण है भारत के शौर्य का और भारत के पराक्रम का। देख ले दुश्मन, जान ले दुश्मन। भारत के बाजुओं में है फौलादी दमखम। देख ले दुश्मन, भारत के सिंदूर का पराक्रम। देख ले दुश्मन, सिंदूर का प्रण, भय से कांप उठेगा तन मन। एक चुटकी सिंदूर की शक्ति हिंदुस्तान ने शत्रु को दिखा दी। एक चुटकी सिंदूर की वीरता भारत ने आतंक को बता दी। एक चुटकी सिंदूर की शूरता हिंदुस्तान ने बंटवारे की सोच समझा दी। एक चुटकी सिंदूर की पराकाष्ठा हिंदुस्तान ने कट्टर सोच को बता दी। कायरो ने सिंदूर उजाड़ा, भारत ने आतंक को जड़ में मारा। सिंदूर तो अभी झांकी है, आतंक तेरा समूल नाश बाकी है। जी हां, तो आतंक का समूल नाश अभी बाकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भारत सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। सटीक जगह पर सटीक निशाने के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और भारत के सभी एयरक्राफ्ट, सभी पायलट सुरक्षित इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अपने बेस में लौट आए हैं। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किसी भी खबर पर यकीन ना करें। और भारत सरकार की जो पुख्ता जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जा रही है, सिर्फ इस पर आप अमल करें। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सरकार लगातार प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान लगातार ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन भारत सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भारत के जो सूरमा हैं, जो सैनिक हैं, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को बहुत बहादुरी के साथ, सटीकता के साथ इसको अंजाम दिया, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार एजेंडा फैला रहा है। अभी क्या इनपुट्स, क्या ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिए? देखिए, आला सूत्रों से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो प्रोपेगेंडा, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान की ओर से चलाई जा रही है, जिसमें चीन का जो मुख्य ग्लोबल टैंक वो भी शामिल था, इसने कहा कि भारत के कुछ विमानों को नुकसान पहुंचा, सरासर गलत है और भारत की सेना को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भी स्पष्ट किया गया है कि भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ये पूरा अपनी सीमा में रह करके किया है। लिहाजा ये कहना कि भारत ने कोई सीमा पार की हो या वहां से ज्यादा कोई कार्रवाई की गई, इससे पहले भारत को नुकसान उठाना पड़ा हो, ये सरासर गलत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन हाँ, बाद में जो पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ दिनों से शेयरिंग कर रहा था एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसके चलते आज जरूर इस फेलियर से उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन
इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बात स्पष्ट की गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, और अगर पाकिस्तान कोई भी इस तरह की हिमाकत करता है तो भारत उसका जवाब देगा। ये भी कहा गया है विकास की ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें निशाने बहुत ही पुख्ता इंटेलिजेंस के आधार पर आइडेंटिफाई किए गए थे, बहुत ही सटीक जानकारी थी, और यही कारण है कि जी, 100% कामयाब रहा है। जी अखिलेश, आपका ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, वरना हम आपसे और भी सवाल लेते। बड़ी खबर है जो अखिलेश शर्मा ने, हमारे सहयोगी ने दी है कि सटीक जगह पर सटीक निशाने के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भारत को किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान ये भ्रम फैला रहा है और जानबूझ के सोशल मीडिया के जरिए और तमाम दूसरे हथियारों के जरिए इस अफवाह को फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी खबर थी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी पहलगाम के हमले ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। 15 दिन के भीतर भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से मिट्टी में मिला दिया है। जहां पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद देश में दिवाली जैसा माहौल है और पूरा देश जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता के जयकारों से गूंज उठा है। तीन 360 घंटों में भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। देश में दिवाली जैसा माहौल है। दिवाली जैसी खुशी है, दिवाली जैसा जोश है। प्रयागराज हो, बाड़मेर हो, मुंबई हो या दिल्ली, पूरा देश जश्न में डूबा है। सड़कों पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। भारतीय सेना ने बिना दुश्मन आतंक का सफाया किया, अदम्य साहस का परिचय दिया। इसीलिए दिवाली के जश्न के साथ पूरा देश जय हिंद की सेना के नारों के साथ गूंज रहा है। भारत माता की जय से सेना को सैल्यूट किया गया। देखिए, भारतीय सेना ने रात ठीक 1:05 पर आतंक के अड्डों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। 25 मिनट में टेरर कैंप्स पर 24 मिसाइलें दागी गईं। ब्रह्मोस, हैमर और एक्सकल्प क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया गया। और कहां-कहां पर हमला हुआ, इसकी डिटेल्स आपको जाननी चाहिए। जरा आपको डिटेल्स हम पहुंचा देते हैं कि आतंक पर एयर स्ट्राइक कहां-कहां कैसे। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे इलाके का जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उस इलाके का पूरा नक्शा आपके सामने हमने नीचे उड़ेल के रखा हुआ है। इसके जरिए हम आपको समझाते हैं। एलओसी से सवाई नाला कैंप जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है और मुजफ्फराबाद के नजदीक है। यहां पर घुसकर मिसाइल के जरिए इस कैंप को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। देखिए, ये लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। अब 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग हमला हुआ था। 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग हमला हुआ था। इसकी कड़ियां जोड़ रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला हुआ और इन सभी हमलों के आतंकवादियों ने सवाई नाला कैंप में ही ट्रेनिंग हासिल की। और इसलिए इस सवाई नाला कैंप को जमीन में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, क्योंकि पीएम ने कह दिया था कि अब आकाओं को, आतंकी कैंपों को और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की दूसरी लोकेशन भी थी, वो भी मुजफ्फराबाद के पास ही थी, सैयदना बिलाल कैंप। जी हां, जैश ए मोहम्मद की गतिविधियों का इलाका था, जहां हथियार, विस्फोटक और आतंकवादियों का ट्रेनिंग वाला ये ठिकाना हुआ करता था। एयर स्ट्राइक की तीसरी लोकेशन थी कोटली कैंप, और यहां पर क्या हुआ वो बताएंगे आपको आशुतोष जी। ये आतंकवादी कैंप एलओसी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर चल रहा था और लश्कर तैयबा का ये बेस कैंप था। राजौरी पुंछ में सक्रिय आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर भी था। 30 अप्रैल 2023 को पुंछ हमले की साजिश का ठिकाना ये था। 9 जून 2024 को भी तीर्थयात्रियों की बस पर हमले की साजिश का ठिकाना था। बस पर हमले के लिए आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी और इसलिए इस ट्रेनिंग कैंप को भी मिट्टी में मिला दिया गया। बिल्कुल, उनको जहां जाना चाहिए था वो पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना ने चौथा हमला किया बरनाला कैंप पर और ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूरी पर चल रहा था। हथियार, हैंडलिंग, आईडी, घने जंगल, बचने का ठिकाना, ट्रेनिंग सेंटर, सबकी ट्रेनिंग यहां पर इसी ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती थी और इसलिए इस ठिकाने पर भी मिसाइल से हमला करके इसको मिट्टी में मिला दिया गया। और अब अब्बास कैंप कोटली हमले की 5वीं जगह थी। कोटली का अब्बास कैंप ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है और लश्कर तैयबा के फिदायीन तैयार करने का यह सेंटर था।
और इसलिए सेंटर को भी सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। भारतीय सेना का जो छठा हमला था वो सियालकोट में चल रहे सर्जल कैंप पर था और यहां पर मार्च 2015 में जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों पे हुए हमले, इसी कैंप में हमलावरों ने ट्रेनिंग ली थी और यहीं से इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस के अधिकारियों पर किया गया था और इसलिए इसको भी मिट्टी में भारतीय सेना ने मिला दिया। और आतंक पर जो एयर स्ट्राइक हुआ 7वां, वो आतंक की सफाई के लिए 7वां हमला जो या कैंप पर हुआ और यहां हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कैंप चल रहा था, जहां जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश का अड्डा था ये। और इसलिए इस अड्डे को भी भारतीय सेना ने मिसाइल से नष्ट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तबाह कर दिया। 8वां हमला कहां किया? 8वां हमला किया मुरादके से। ये यहीं से ऑपरेट हो रहा मरकजा तैयब कैंप पर ये स्थित है। मरकजा तैयब कैंप को मिसाइल के जरिए भी मिट्टी में मिलाया गया है। बिल्कुल, 2008 और 26/11 हमला आपको याद होगा। हमले का प्लान यही बना। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का ट्रेनिंग कैंप भी था और कसाब का भी था। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस कैंप को जब उड़ाया गया तो भारत ने 20 साल पुराने उस हमले का भी बदला पूरा कर लिया, बही खाते और हिसाब एकदम ठीक कर लिया। लेकिन अभी एक और हमला बाकी था। यह हमला था 9वां। लोकेशन थी पाकिस्तान का बहावलपुर और यहां जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया और आतंकी अख्तर की गतिविधियों का यह केंद्र था, लेकिन वह अब केंद्र में नहीं है, वो बिंदु बनकर प्यारा हो चुका है। और इसलिए भारत ने इन 9 ठिकानों पर अलग अलग एयर स्ट्राइक करके 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागकर पाकिस्तान की फौज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और आतंकवादियों को भी 24 और 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। अगली खबर, भारत ने यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के करीब 15 दिनों बाद की है। बहावलपुर, मुरीद के और तेहरा कला में आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जैश के ठिकाने पर हमला, लश्कर के ठिकाने पर निशाना, जैश का ठिकाना तबाह। बहावलपुर का मरकज सुबहानल्लाह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यहां आतंकियों की भर्ती होती थी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। मुरीद के का मरकज तैयबा लश्कर तैयबा का सेंटर था। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली ने यही ट्रेनिंग ली थी। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने मुंबई में खून बहाया था। तेहरा कलां के सर्जल कैंप पर भी भारतीय हमले ने तबाही मचा दी है। यहां भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी ऑपरेट करते थे। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी। तो बहावलपुर, मुरीद के और तेहरा कला, यहां स्ट्राइक क्यों जरूरी थी, ये आपको जानना चाहिए। हम आपको बताएंगे भी क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बहावलपुर आतंकी मसूद अजहर का अड्डा था और पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर भी है। लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहां जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर है जो अब प्यारा हो चुका है। इस परिसर में जैश का हेडक्वार्टर है और इसी वजह से जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का इसे गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस गढ़ की गढ़ी बना दी आज मिसाइल दागकर भारतीय सेना ने। जी, मसूद अजहर भारत का मोस्ट वांटेड है और भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों में उसका हमेशा हाथ रहा है, शामिल रहा है। मसूद अजहर का जैश का सरगना है। 2000 से जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर हुए हमले, 2001 में भारतीय संसद पे हुए हमले और 2016 में पठानकोट एयरबेस पे हुए हमले में इसका हाथ है। 2019 पुलवामा हमला कौन भूल सकता है। पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ और वहीं अब आपको मुरीद के इलाके के बारे में भी डिटेल्स देते हैं। विकास, मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर लाहौर से करीब 33 किलोमीटर दूर है। हजारों आतंकियों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती रही है, लेकिन अब ट्रेनिंग देने लायक भारतीय सेना ने इसको छोड़ा ही नहीं और मिट्टी में मिला दिया। जी, 26/11 मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे और आपको अब बताते हैं तेहरा कला के सर्जल कैंप को भारत ने क्यों टारगेट किया। सर्जल कैंप, तेहरा कला,
जैश का ये लॉन्चिंग पैड है और यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद इस लॉन्च पैड पर लाया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, इसलिए आतंकियों को यहां से भारत भेजने के लिए सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड के तौर पर यह काम करता था। अब इस लॉन्चिंग पैड को ऐसा लॉन्च किया कि यहां पर जितने थे सब 72 हुरों के पास पहुंच गए। देखिए, सीमा पार सुरंगों की खुदाई का बेस है मार्च 2025। जम्मू कश्मीर में पुलिस के जवानों की हत्या की साजिश यहीं रची गई थी, लेकिन अब जो रचने वाले हैं वो फिलहाल अब नहीं है। अब तो जो साजिश रचने वाले थे वो सब प्यारे हो गए हैं और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागने के बावजूद पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं हुई, इसको हवा तक नहीं लगी कि उसके 9 जगहों पर कई सैकड़ों आतंकी वो प्यारे हो गए। चलिए अगली खबर जी आशु। बताया जा रहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद आतंकवादी मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। खबरों के मुताबिक एयर स्ट्राइक में उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं है। दुख देने वाले को वैसा ही दुख मिलता है। बुधवार देर रात भारत ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर बम बरसा दिए। लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक में भावलपुर में जैश प्रमुख मसूद अजहर का अड्डा भी तबाह हो गया। मसूद अजहर का परिवार भी इसकी चपेट में आ गया। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। उसकी बड़ी बहन बहनोई की मौत हो गई। उसके एक भतीजे और उसकी पत्नी की मौत हो गई। मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चों की भी मौत हुई। हमले में मसूद के 4 करीबियों की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हमले से दुखी मसूद अजहर ने कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मारा जाता। मसूद अजहर संसद हमले के अलावा पठानकोट, पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड है। वो भारत में एक नहीं बल्कि कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। हैरत की बात यह है कि आतंक के खिलाफ भारत ने सभी ठिकानों पर एक साथ हमला बोला था। अब आपको बता दें, अगले वो 3 ठिकाने जो रफाल की इज्जत में रहे वो कौन कौन से थे, रिपोर्ट देखिए। महमूना, सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना तबाह। मरकज अहले हदीस बरनाला, लश्कर तैयबा का ठिकाना तबाह। मरकज अब्बास कोटली, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुस्तान को जो दर्द दिया, भारतीय सेना ने उसका बदला ले लिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में जिन 26 लोगों को मौत दिया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह करके तगड़ा जवाब दे दिया। ये वो ठिकाने थे जहां आतंक की पाठशाला चलती थी। ये वो ठिकाने थे जहां आतंकियों को दहशतगर्दी का ज्ञान मिलता था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सभी टारगेट पहले से ही फिक्स कर दिए थे। पूरी प्लानिंग पहले से तय थी और रात के अंधेरे में एक साथ सभी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। देखिए, भारतीय सेना ने सटीक निशाना लगाया तो पाकिस्तान के सियालकोट का महमूमा जोया सेंटर तबाह और बर्बाद हो गया। अब आपको समझाते हैं कि सियालकोट के महमूना जोया सेंटर से पाकिस्तान अपने आतंकियों को दहशतगर्दी के लिए कैसे इस्तेमाल करता था। जी देखिए, अब कुछ डिटेल्स देते हैं क्योंकि यह हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का आतंकवादी अड्डा और अड्डा जो है भुट्टा कोटली सरकारी केंद्र में बसा हुआ है। हिजबुल्लाह यहां पर आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग देता था और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए इनका उपयोग करता था। आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए अड्डे का इस्तेमाल होता था। और वहीं अब बात कर ले पाकिस्तान के बरनाला स्थित मरकज अहले हदीस की, तो यहां भी भारतीय सेना का निशाना सटीक लगा। आतंकी अड्डा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आतंकी संगठन इस अड्डे का इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों किया करते थे। देखिए, बरनाला शहर के बाहरी इलाके में यह लश्कर का प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर है और पुंछ राजौरी रियासी सेक्टर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लश्कर के आतंकवादियों और हथियार भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता था और यही वजह है कि यह बहुत जरूरी था कि भारतीय फौज इस आतंक के अड्डे को मिट्टी में मिला दे ताकि आगे ये आतंकवादियों को उनके हथियार और तमाम सामग्री भेजने के लिए इसका उपयोग ना कर पाए। अब आपको पाकिस्तान के कोटली स्थित मरकज अब्बास आतंकी अड्डे के बारे में बताते हैं। यह आतंकी अड्डा भी रफाल के निशाने पर रहा है और जोरदार धमाके के बाद जमींदोज हो गया, तबाह कर दिया गया। तो किस तरह से ये सब कुछ हुआ, अब जानिए ये आतंकी अड्डा किसका है और इस अड्डे का इस्तेमाल कैसे किया जाता रहा है।
जैश ए मोहम्मद का ये आतंक महत्वपूर्ण आतंकी अड्डा था। कारी जर्रार इस मरकज का प्रमुख है और कारी अब्दुल रऊफ असगर का करीबी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए इसका इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए यहां पर प्लानिंग बनाने के लिए किया करते थे। यहां से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो तो सब ध्वस्त हो गए। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन पाकिस्तान को अब भी सब्र नहीं है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरा पाकिस्तान डींगे हाँकने को मजबूर है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने कैसी कैसी डींगे हाँकी, सुनेंगे तो पाकिस्तान की हालत पे आपको बहुत तरस आएगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, तो सच में दिल खोलकर हंसने का मन कर रहा है शहबाज शरीफ की ये स्पीच सुन के। इसको मीम के तौर पर आप भी इस्तेमाल करते रहिएगा। फुल प्रूफ प्लानिंग की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान से ये फुल प्रूफ प्लानिंग ऑपरेट हो रही थी। आतंकी ठिकानों को उनको मिट्टी में मिलाया जा चुका है। देखिए, भारत के एयर स्ट्राइक से और कितने आतंकवादी ठिकाने कब्र में मिले, यह भी जानने का वक्त है। रिपोर्ट देखिए। आतंक के एक और अड्डे पर भारत का गोला गिरा। लोकेशन थी मस्कर राहील कोटली। हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना तबाह। यह हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर है। हिजबुल के आतंकी सेंटर में न सिर्फ आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता था, बल्कि यह इतना बड़ा था कि इसमें करीब 200 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी रह सकते हैं। भारत की एयर स्ट्राइक का अगला टारगेट था शबाई नालाह कैंप, मुजफ्फराबाद। पीओके में चेलाबंदी पोस्ट के पास बने इस आतंकी अड्डे को लश्कर के सबसे महत्वपूर्ण शिविरों में से एक माना जाता है। इस ट्रेनिंग कैंप को नेस्तानुबूद करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस ट्रेनिंग कैंप में अजमल कसाब सहित 26/11 मुंबई हमले के हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई थी। मरकज सैयदना बिलाल, जैश का ठिकाना तबाह। एयर स्ट्राइक का अगला निशाना बना मरकज सैयदना बिलाल कैंप। यह पीओके में जैश का मुख्य केंद्र था। इस अड्डे का इस्तेमाल आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने से पहले एक ट्रांजिट कैंप के तौर पर किया जाता है। तो मतलब पाकिस्तान की हालत खराब है। डिंगे हाँकना वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, कहते हैं ना कि शामियाने उखड़ गए, लेकिन शहबाज शरीफ असेंबली पहुंचे तो टाई लगाकर पहुंचते हैं। ये भी एक मीम है विकास। तो आतंकी अड्डों के निशाना बनाना क्यों ज़रूरी था, इसकी डिटेल्स भी हम आपके सामने रखते हैं। पहले बात सवाई कैंप की कर लेते हैं। ये सवाई कैंप क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने रख देते हैं। जी चलिए, अब डिटेल्स देते हैं। आतंक का सवाई कैंप पीओके से, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट हो रहा था और 12 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह आतंकी कैंप था। चेलाबंदी इसकी लोकेशन थी और इसे लश्कर तैयबा का सबसे अहम आतंकी कैंप माना जाता है। और 26/11 मुंबई हमले की फाइनल प्लानिंग यहीं से तैयार हुई थी। 26/11 हमले के लिए अजमल कसाब और दूसरे आतंकियों को यहीं पर इसी कैंप में ट्रेंड किया गया था। पीओके का कोटली आतंक का गढ़ रहा है और यहीं मस्कर राहिल शाहिद कैंप मौजूद था। इसे तबाह करने क्यों जरूरी था, यह जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। मस्कर राहिल हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे ताकतवर आतंकवादी कैंप था। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन आत्मघाती हमलावर तैयार किया करता था और हर रोज 150 लोगों को आतंकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमलों के लिए यही आतंकी तैयार होते थे फिलहाल, जो कि अभी नहीं है। मरकज सैयदाना कैंप को मिट्टी में मिलाना क्यों जरूरी था, अब यह भी जानने का वक्त है विकास। और देखिए, मरकज सैयदाना जैश ए मोहम्मद का कैंप था।
यहां नए भर्ती हुए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और जम्मू कश्मीर में हुए कई हमलों में इसी कैंप में ट्रेंड हुए आतंकियों का हाथ था, जिनका हाथ काट दिया गया। इसलिए इन आतंकी ठिकानों का समूल विनाश नाश बहुत जरूरी था और इसलिए भारतीय सेना ने जरूरी कार्रवाई 25 मिनट के भीतर 24 मिसाइलें दागकर कर दी। सिर्फ 25 मिनट और पाकिस्तान के आतंक के अड्डों के चीथड़े उड़ गए। जी हां, भारत की 25 मिनट में कितनी मिसाइल्स दागी गई और पाकिस्तान में आतंक के कारखाने कैसे ध्वस्त हुए, रिपोर्ट। पच्चीस मिनट में चली 24 मिसाइलें और एक एक कर पाकिस्तान में आतंक के वो कारखाने ध्वस्त होते चले गए जहां से पाकिस्तान भारत और दुनिया भर को आतंकियों का निर्यात करता था। इस हमले को पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्ध की कार्रवाई माना और कहा कि पाकिस्तान को इसका बदला अपने ढंग से लेने का अधिकार है। लेकिन सबसे दिलचस्प पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की प्रतिक्रिया रही। कल तक वो एटमी हथियारों का डर दिखा रहे थे, आज उनकी भाषा बदल गई। उन्होंने कहा कि भारत अगर तनाव न बढ़ाए तो पाकिस्तान शांति के लिए तैयार है। अचानक शांति के लिए बदली ये भाषा बताती है कि पाकिस्तान को अपनी हैसियत का एहसास है और उसे अंदाजा है कि भारत की चुनौती का सामना उसके लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान का संकट ये भी है कि भारत की इस कार्रवाई को लेकर दुनिया का कोई देश ना उसके साथ खड़ा दिख रहा है और ना ही भारत के खिलाफ। तो भारत ने बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोला। आपको बताते हैं कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसको अंजाम देने के लिए क्या क्या जतन किए गए। पूरी प्लानिंग की गई, 15 दिन लगे, लेकिन जब एक्शन हुआ तो आतंक और उसको पनाह देने वाला पाकिस्तान पूरी तरह कराह उठा। आपको बताते हैं यह हमला कब और कैसे हुआ। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट्स पहचाने गए थे। रात 1:05 पर भारत ने स्ट्राइक शुरू की। रात 1:30 तक यह ऑपरेशन चला। करीब 25 मिनट यह ऑपरेशन चला। भारतीय वायुसेना ने रफाल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन बमों का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि आम नागरिकों और ना ही पाकिस्तानी सेना के किसी कैंप को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन आतंकवादियों की कमर टूट गई। हम आपके सामने स्कैल्प मिसाइल की डिटेल रखने जा रहे हैं। राफेल विमानों ने जब उड़ान भरी और टारगेट पर जबरदस्त बमबारी की तो आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन में राफेल ने किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया और कौन कौन से बम गिराए। जी हां, देखिए, हवा से सतह में मार करती है ये मिसाइल। स्कैल्प 560 किलोमीटर की रेंज है और 1300 किलो वजन है। बंकर, रनवे, कमांड सेंटर उड़ाने के लिए ये सबसे कारगर हथियार है और राफेल जब खरीदा गया तो उसके साथ ये डील में आई थी स्कैल्प मिसाइल, जो कि इस राफेल में ऑटोमेटिकली लोड है। वहीं फ्रांस में बनी स्कैल्प मिसाइल की एक और खासियत यह है कि रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते और इसका निशाना बेहद सटीक होता है। वैसे इस ऑपरेशन में स्कैल्प मिसाइल के साथ हैमर बमों का भी इस्तेमाल किया गया था। हैमर बम, इसकी रेंज 15 से 70 किलोमीटर तक होती है और 10 मीटर तक की सटीकता से हमला बोलता है। टैंक, इमारतों को सीधा निशाना बनाता है और किसी भी मौसम में काम करने के लिए सबसे उपयोगी है। वैसे हैमर एक किट सिस्टम है जो ये एक सामान्य बम में गाइडेंस और रॉकेट मोटर जोड़कर उसे स्मार्ट बम बना देता है। और यही वजह है कि यह हैमर बम बेहद खतरनाक साबित होता है दुश्मन के लिए। और दुनिया ये जानती है कि हिंदुस्तान किसी को भी छेड़ता नहीं है और जो उसे छेड़ देता है उसे वो छोड़ता नहीं है और किसी लायक भी नहीं छोड़ता। छोड़ना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह करके भारत ने आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है, पाकिस्तान को, दुनिया को भी। ऑपरेशन सिंदूर, हिंदुस्तान ने अपने इस ऑपरेशन से उन तमाम महिलाओं और बहनों का दर्द कम करने की कोशिश की जिसे पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने 22 अप्रैल को अंजाम दिया था। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। तो ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में सेना की 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से
1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। It must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any. विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में एक हिंदू महिला अफसर तो दूसरी मुस्लिम महिला अफसर, यानी दुनिया को भारत का संदेश साफ है कि हिंदुस्तान एक है, लेकिन वक्त पड़ने पर यही महिलाएं दुश्मनों पर भारी पड़ सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने के बाद विदेश मंत्रालय ने जिन 2 महिलाओं को शामिल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कौन है? देखिए, सबसे पहले आपको विंग कमांडर विमिका सिंह के बारे में बताते हैं। अब जरा जानिए इनके बारे में डिटेल्स। और 18 दिसंबर 2004 इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए। मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन विंग कमांडरों में से एक हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव, चीता, चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में इनको महारत हासिल है। विमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल बाद विंग कमांडर का पद मिला था। विमिका सिंह ने अंग्रेजी में भाषण देकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिंदी में भाषण देकर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी। अब आपको कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बताते हैं। जानिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में पूरे ऑपरेशन की डिटेल देश के साथ और दुनिया के साथ साझा की, वो कौन है? सोफिया कुरैशी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई हैं और उसमें अधिकारी हैं। सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी के पूरे कंटिजेंट को कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज में लीड कर चुकी हैं। सोफिया ऐसा करने वाली इंडियन आर्मी की पहली महिला ऑफिसर भी हैं और साल 2016 में एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का वो हिस्सा रह चुकी। सोफिया कुरैशी गुजरात के सैन्य परिवार से आती हैं और करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया है। ये 2 वो महिला ऑफिसर थीं। ये 2 महिला ऑफिसर थीं जिनके बारे में आप जानना चाहते थे कि ये कौन है और क्यों इन महिला ऑफिसर्स को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर लेके आया गया, क्यों इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करवाई गई। लखनऊ पुलिस लाइंस में ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आप बताइए क्या बड़ी खबर है? जी, लखनऊ पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल हुआ है और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे। मॉक ड्रिल शुरू होते ही पुलिस लाइंस में ब्लैकआउट किया गया और कल ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन सबका फोकस विकास आज मॉक ड्रिल पर ही था। तब तक उधर फुल ड्रेस रिहर्सल और देखिए ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी आपको चलिए दिखाई देते हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल तो पाकिस्तान देख ही चुका है, चलो मॉक ड्रिल भी देख लीजिए। लखनऊ में पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखने पहुंचे। मॉक ड्रिल शुरू होते ही पुलिस लाइंस में ब्लैकआउट कर दिया गया। उसके बाद क्या क्या करना है सभी के सामने उसका नज़ारा और मुजाहिरा किया वहां पर मौजूद सिविल डिफेंस वर्कर्स। इस खबर पर अपने सहयोगी रणवीर का रुख करते हैं। रणवीर, इस वक्त क्या जानकारी आपके पास, दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, पहले रिहर्सल होती है, उसके बाद अटैक होता है, लेकिन यहाँ पहले अटैक हो गया और अब रिहर्सल हो रहा है। सामने तस्वीर दिखाता हूँ, जो अंधेरा हो रखा है, इस अंधेरे में बैठे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी और साथ ही तमाम सारे लखनऊ के रहने वाले जो लोग हैं वो सब सिविल डिफेंस की तरफ से ये जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है उसका हिस्सा बने हैं। इस मॉक ड्रिल की शुरुआत में ही इस पूरे पुलिस लाइन्स को ब्लैकआउट किया गया और साथ ही ये जो ग्राउंड है, ज़रा तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर आपात हालात हों, अगर सायरन बजता है, अगर एयर अटैक की कोई जानकारी मिलती है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ जब मॉक ड्रिल शुरू हुआ तो एक ड्रोन के जरिए ये दिखाया गया कि एक जहाज़ आ रही है और सायरन बजता है। वो सायरन एस्केलेटिंग वॉइस में था, पहले धीरे और फिर आवाज़ बढ़ती है, यानी उसका इंडिकेशन ये होता है कि जब अटैक होने वाला हो या हो रहा हो उस वक्त आवाज़ कुछ धीरे फिर तेज़ होती है, सब लोग ज़मीन पर लेट जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अचानक एक सायरन बजता है जो एक ही आवाज़ में रहता है और उसके बाद आप तस्वीरें देखिए कि जो आग लगा करके और तमाम जो यहाँ पर सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं वो इस मॉक ड्रिल में बता रहे हैं कि आपात हालत में क्या क्या किया जाए। बिल्कुल, तो रणवीर बता रहे हैं किस तरह से पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता ये बताते हुए वहाँ पर नजर आ रहे हैं किस तरह से आपात स्थिति में अपने आप को सुरक्षित करना है और इस ड्रिल को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज
बीआरओ के स्थापना दिवस समारोह में भी सुनाई दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक करार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के कुछ घंटे बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे। बीआरओ के समारोह से संदेश दिया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। बीआरओ का समारोह तालियों और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने संवेदना और मानवता का परिचय दिया है। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का क्रेडिट रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना को दिया। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। देखिए इस बैठक में क्या हुआ वो जानकारी आपके सामने पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की कैबिनेट में सराहना की और फिर कैबिनेट के सदस्यों ने क्या कहा वो जरूर जानिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कैबिनेट को सूचित किया गया। इसके बाद पूरी कैबिनेट ने मेज थपथपाकर कार्रवाई और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। जानकारी के मुताबिक पीएम ने कहा कि सेना ने बेहतरीन काम किया है। यह पूरे देश के लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी ने ही सुझाया था ऑपरेशन सिंदूर नाम। भारतीय सेना ने तैयारी के अनुसार बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया। जब आतंकी ठिकानों पर रफाल गरज रहे थे तब ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रात भर मॉनिटरिंग कर रहे थे। संदेश साफ है कि मोदी सरकार का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस था, है और हमेशा रहेगा। पूरा देश एक साथ है। पक्ष विपक्ष सब इस ऑपरेशन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस बार किसी भी तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सब एक सुर में जय हिंद, भारत माता की जय बोल रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने स्वागत किया है। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था, लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, अपनी सेना पर गर्व है, जय हिंद। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दोबारा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक के ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, जय हिंद। और इसी बीच खेल के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हां, लाखों करोड़ों जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं रोहित शर्मा के लिए, उनका दिल जरूर टूटा होगा। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज खेल के मैदान। क्रिकेट के चमकते सितारे रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और खेल संपादक विमल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। विमल, शॉकिंग है, बहुत दिनों से चर्चा जरूर चल रही थी, लेकिन वो करियर के शवाब पर हैं, ऐसे समय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टेस्ट क्रिकेट से लेना मुझे यही बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने T20 से तो पहले ही लिया था, T20 वर्ल्ड कप के बाद। और एक जो टारगेट है उनके पास वो जरूर है कि मतलब टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अभी तक किसी कप्तान ने नहीं जीता। और कई बार आपने उनको मतलब ओवरहियर करते सुना कि
जब वो फॉर्म में नहीं थे। अब तो उन्होंने 3 यहाँ पे हाफ सेंचुरीज बनाई। ये जरूर था कि मतलब फॉर्म में आने में थोड़ा वक्त लग रहा था, लेकिन उनका रोल भी एक तरह से था। अगर जिस तरह के शॉर्टर फॉर्मेट के मैच में वो खेल रहे थे कि उनको पावर्ड गेम खेलना था, अचानक लिया है उन्होंने, या सोच विचार कर लिया है। ये अचानक लेने का तो मुझे लगता नहीं है। रोहित की जिस तरह की शख्सियत है वो एक बड़ी बात है, और जाहिर तौर पे जितनी भी क्रिकेट की दुनिया है वो इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि कैसे क्यों लिया है अचानक उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन बड़ी खबर है, और आईपीएल के दौरान जो हालात हैं उसमें और भी कुछ बड़ी खबरें आएंगी। ठीक है विमल, आज इंडिया ने पाकिस्तान को चौंकाया। आज रोहित शर्मा ने क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से अपने प्रशंसकों को चौंका दिया संन्यास लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए विमल आपका। अगली खबर का रुख करते हैं, क्रिकेट से चलते हैं वापस। चलिए, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये क्रिकेट के जो फैंस हैं रोहित शर्मा के, खासकर चाहने वाले, उनके लिए एक कह सकते हैं कि निराशाजनक खबर। लेकिन टाइमिंग को भी लेकर देखिए आज किस तरह से उधर चौंकाया इंडिया ने पाकिस्तान को, और आज क्रिकेट के प्रशंसकों को रोहित शर्मा ने चौंका दिया। देखिए, इस बीच आतंक को पालने के चलते पाकिस्तान एक बार फिर से अलग थलग दुनिया भर में पड़ गया, और उसकी हरकतें ही दुनिया में उसे शर्मसार कर रही हैं। आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया एक है। हालांकि ज्यादातर देशों ने शांति की अपील की है, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में कोई नहीं। आतंक पर भारत की इस कार्रवाई के बाद अमेरिका, चीन समेत कई देशों के बयान सामने आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं बस इतना ही चाहता हूं कि यह सब बहुत जल्द खत्म हो जाए। आज की दुनिया युद्ध नहीं, शांति चाहती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व से बातचीत जारी रखेंगे। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने की अपील करते हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजहार ने कहा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव नहीं झेल सकती। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम का बदला तो ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया, और इसकी क्या वजह थी, रिपोर्ट में आपको पता चलेगी। 24 अप्रैल पहलगाम हमले के ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में थे। मंच से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया, देश को भरोसा दिया कि आतंक को मिट्टी में मिलाएंगे। ठीक 13 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक का सफाया किया गया है। सवाल है कि एयर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम पीएम मोदी ने ही सुझाया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में आतंकवादियों की हिमाकत का बदला था, क्योंकि पत्नियों के सामने उनके पति को गोली मारी गई, सिंदूर उजाड़ा गया। रोती हुई महिलाओं से आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बता देना। आतंकवादियों ने सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया, सुहागिनों के माथे से पोंछ दिया था सिंदूर। सुहाग का प्रतीक माना जाता है सिंदूर को। पहलगाम में आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा और भारत ने आतंक को जड़ में मारा। तो पिछले 12 दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही बौखलाहट है। अब भारतीय सीमा के नागरिक इलाके में पाकिस्तान भारी संख्या में मोर्टार दाग रहा है। मौके से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी का टीम अभी पहुंचा है विलेज सलामाबाद, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर में है, और ये पहले तस्वीरें हैं पाकिस्तान शेलिंग के, जो सिविलियन एरियाज पर टारगेट कर रहे हैं। लगभग 2 बजे सवेरे शेल्स गिरे थे इस गांव में, और 3 घर बिल्कुल टोटली डैमेज हुए हैं, वो कोलैप्स हो गए हैं। जो मेटल शीट्स हैं रूफिंग के लिए, वो भी बिल्कुल शेल्स में डैमेज हो गए हैं।
एनडीटीवी पर हम लगातार ये तस्वीरें, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स, ये फर्स्ट हैंड ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रंट लाइन से दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये है सबूत कि पाकिस्तान सिविलियन एरियाज को लगातार आर्टिलरी शेलिंग को लेकर टारगेट कर रहा है। तो भारत की इस स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहां नेता से लेकर सेना तक सब बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि यह काम उन पर युद्ध थोपने जैसा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है पाकिस्तान। कभी सीमा पर गोलीबारी, कभी सीज फायर का उल्लंघन, कभी आतंकी साजिश। अब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा है। वहां के पीएम शहबाज शरीफ जवाब देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान को इस युद्ध थोपने वाले कृत्य का जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान की सेना और जनता पूरी तरह से एकजुट है और देश का मनोबल ऊंचा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए सभी जगह खुली है, वो आकर असलियत देख सकते हैं। शहबाज भले ही मनोबल की बात कर रहे हों, लेकिन असलियत कुछ और ही है। खबर है कि पाकिस्तान में पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। पूरे प्रांत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को आज भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करके हम निश्चिंत होकर बैठ गए। बहुत चौकस रहने की जरूरत है, पूरी तरह चौकस रहना। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। ये हादसा नहीं है। कोई हादसा पेश ना आए उसकी तैयारी है, क्योंकि जब युद्ध का बिगुल बज चुका हो तो हर तरह की आशंकाओं से निपटने के लिए तैयारी भी जरूरी है और चौकसी भी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है और इसी सिलसिले में मुंबई के क्रॉस मैदान में भी पूरे जोश और पूरी तैयारी के साथ इसे अंजाम दिया गया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य होता है कि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी हमले या दुर्घटना से निपटने के लिए लोग तैयार रहें। दुर्घटना में अगर लोग घायल हों तो जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। इनके इलाज के मुनासिब इंतजाम किए जाएं और अगर आग लगे तो उसे बुझाने की भी व्यवस्था हो। इमारतों में फंसे लोगों को तुरंत वहां से निकाला जाए। तस्वीरें देखकर लग रहा है जैसे सच में कोई हादसा हो गया है, लेकिन असली तस्वीर ये है कि भारत किसी भी अनहोनी के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मॉक ड्रिल होने पर आपको टेंशन लेने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल अभ्यास है जो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में किया गया है। ये आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी है। मुंबई के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी मॉक ड्रिल कर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। आप भी देखिए और समझिए ऐसे हालात में कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। एक सायरन की आवाज हुई। भारी संख्या में लोग जमीन पर लेट गए, कान बंद कर लिए, आंखें भी बंद कर ली। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की मौजूदगी भी रही। हैदराबाद पुलिस ने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। किसी आपात स्थिति में खुद के बचाव के लोगों को गुर सिखाए। अगर किसी इमारत पर रॉकेट के टुकड़े गिर जाएं, अगर किसी इमारत पर आपात स्थिति आ जाए तो बचाव कैसे किया जाए, इसी बात को दर्शाती हैं ये तस्वीरें। ये वीडियो पुणे के काउंसिल हॉल की है, जहां लोगों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और बचाव के तरीके बताए गए। मॉक ड्रिल की कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान से भी आई हैं। ये वीडियो जयपुर का है, जब स्थानीय लोगों को आपात हालात में खुद को सुरक्षित करने के तरीके बताए गए। तो देश के कोने कोने में आज मॉक ड्रिल की गई। यूपी के भी कई शहरों में ऐसी तस्वीरें आई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर भी पूरी मुस्तैदी से ये ड्रिल की गई। ये लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है। यहाँ की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी घटना हुई है।
लेकिन ये सब उस मॉक ड्रिल का हिस्सा है जो देश के कई हिस्सों में हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे सेंसर से सामान की जांच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, स्टेशन पर आवाजाही करने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। स्निफर डॉग्स भी मौजूद थे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए हैं, उन्हें स्ट्रेचर पर रखकर ले जाया जा रहा है। किसी को सुरक्षाकर्मी अपने कंधों पर रखकर ले जा रहे हैं। ये सब भी मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है। लोगों को कैसे अस्पताल ले जाया जाए, इसकी प्रैक्टिस हुई। किसी भी तरह की इमरजेंसी से कैसे निपटा जाए, इसका अभ्यास हुआ। स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की फोर्स एक्टिव मोड में दिखी। इस दौरान बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। भारत ने आतंकियों से पहलगाम का बदला लिया है, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। भारत की सेना ने फिर से साहस का परिचय दिया है, ना थके ना रुके ना झुके, हर चोट का जवाब दिया है। दुश्मन कांपे जब वार हो, भारतीय सेना की जयकार हो। जय जवान जय हिंद, ऑपरेशन सिंधु।